आप देख रहे हैं AS4 न्यूज चैनल। मैं रवि कुमार राजपूत। आज हम उन्नाव में बिछिया ब्लॉक के कोइथर गांव में उपस्थित हैं, जो कि हमारे बीच में कुलदीप कुमार वर्मा है, जो कि यूक्रेन से अभी हाल ही में कल शाम को 9 बजे अपने घर पहुंचे हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने सफ़र कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। भाई आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार वर्मा है सर। अच्छा, और आप सबसे पहले ये बताइए, यूक्रेन में आप किस शहर में थे? सर यूक्रेन में मैं उड़ीसा स्टेट में था और मैं वहाँ की उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS 4th ईयर का छात्र हूँ सर। अच्छा। और सर जब ये वार जोन, ये जब वार की क्राइसिस बहुत ज़्यादा, जब वॉर्स कंडीशन हो गई थी तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद में हम सभी जो भारतीय स्टूडेंट थे वहाँ निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर हम लोगों ने एक बस बुक किया, जो खुद से बुक किया बॉर्डर पहुँचने के लिए, क्योंकि जो रोमानिया बॉर्डर था ये सबसे पहले खोला गया था भारतीयों के लिए। तो हम लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए बॉर्डर तक पहुँचे। उड़ीसा से रोमानिया बॉर्डर की दूरी तकरीबन 600 किलोमीटर है। आपके साथ में कितने लड़के थे वैसे भारत के? हमारे साथ में पूरी जो हमारी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ता हूँ उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उस करीबन 1200 से 1500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो कि हर ईयर फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट फाइनल ईयर तक हैं। लेकिन हमारे ईयर में 300 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से मैं 50 के साथ बाई बस रोमानिया बॉर्डर के लिए उड़ीसा से रवाना हुआ। रोमानिया बॉर्डर जाते समय हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कर्फ्यू था। तो आपको बता दें, ट्रैवल के दौरान जब रात हो गई तो वहाँ के समय अनुसार 8:30 बजे वहाँ की सारी लाइट बंद कर दी गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। और हमारे जो बस के जो चालक थे वो गूगल मैप के सारे चल रहे थे, तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी। तो हमारी बस जंगल में करीब 6-7 बार रास्ता भटकी। उसी बीच यूक्रेनियन आर्मी वहाँ पे मिली और हमारी बस में तिरंगा फ्लैग लगा हुआ था और पर्चा लगा हुआ था, उस पर एक इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड। उसको देखकर वो लोग एक औपचारिक जांच करने के बाद आगे जाने देते थे। लेकिन जब रास्ते में बस रास्ता भटक गई तो यूक्रेन की आर्मी ने अपनी आर्मी वाली गाड़ी हमारी बस के आगे लगाकर तकरीबन हमारे 7 किलोमीटर दूर जो रोमानिया बॉर्डर के लिए जो हाईवे था उस पर कनेक्टिविटी उन्होंने कराई। मतलब ये यूक्रेन की जो सेना थी आपकी बहुत सहायता की? जी हाँ, यूक्रेन की सेना ने बहुत सहायता की। और जो रोमानिया बॉर्डर पे जो जाम लगा हुआ था तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर, वहाँ पे पैदल हम लोग को चलना पड़ा। उस बीच में लोकल्स लोग जो थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो ओल्ड एज लोग थे, उनसे जितना बन पड़ा हम लोगों को खाने के लिए फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंजेस ये सब दिए और ब्रेड्स भी दिए रास्ते में। यूक्रेन के जो लोकल लोग थे वहाँ, जिनके घर रोमानिया बॉर्डर के किनारे थे और उन्हें पता चला कि इंडियन स्टूडेंट है, जो पैदल चल रहे थे, हमारे लिए पीने के लिए पानी और सब जितना उनसे हो सका उसके लिए मैं उनके नागरिकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आप यूक्रेन से रोमानिया गए? जी। रोमानिया ने आपको क्या सहायता की? सर रोमानिया की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स हैं और इंडियन पीपल जो वहाँ वर्क कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा वहाँ के लोग हैं। और बहुत ही हमारी गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उन्होंने बहुत ही हमारी हेल्प की और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी और बहुत ही मतलब अपने देश के नागरिकों की तरह हम सभी स्टूडेंट्स को रखा। मैं वहाँ के स्ट्रीट स्कूली जो कि वहाँ का कैंप था हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे मैं 4 दिन रुका उस कैंप में। तो भारत सरकार की सहायता से आप घर आए? सरकार के लिए आप क्या कहना? सरकार के लिए सबसे पहले जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और सिर्फ धन्यवाद से ही नहीं, मैं बहुत सारी जब यात्रा के दौरान मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, रात का अंधेरा था, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बातें याद आ रही थी, जो बहुत सारे अपने कार्यक्रमों में मन की बात से लेकर और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में हम स्टूडेंट्स युवाओं के लिए मोटिवेशन के लिए जो कहते रहते थे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धैर्य बनाकर रहना है। जब लाइट कटी, जो हम सब बहुत सारे स्टूडेंट डर गए, तो हमें प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बातें याद आ रही थी, जो हमें अंदर से उस रात में उस एकदम अंधेरे में जो हम सब लोगों को ये मोटिवेट कर रही थी। वो एक मान लीजिए हम लोग की एक किरण के रूप में थी, जो हमें होप दे रही थी कि हमें अपने आप को बिना किसी मतलब परेशानी के, हमें पैनिक हुए बिना हमें सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। क्योंकि अब हम खुद को इस सिचुएशन में अकेले सभी फंसे हुए, तो हमें इस परेशानी को हमें हैंडल करना है। तो प्रधानमंत्री जी की ये सब बातें थी जो प्रेरणादायक हो रही थी। उस समय हमें बार बार वही सब बातें याद हो रही थी कि हमें धैर्य नहीं होना है और हमें इंतजार करना है कि हर काली रात के बाद सुबेरा भी होता है। इन सब बातों से लेकर हम लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हो रहे थे और इन्हीं सब मन में बहुत सारे प्रकार की बातें थी, क्योंकि बहुत सारी
चेक पोस्ट लगी हुई थी, जंगल के रास्ते थे दूसरे बॉर्डर जाने के लिए, तो मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी। और हम कैसे आपसे हम शब्दों में बयां करें, हम सिचुएशन में जो होता है वो उस चीज़ को फील कर सकता है। जैसा देखा जाए कि जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे वो पहले बता रहे थे कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने वाला है, आप लोग पहले भी निकल सकते थे, आप पहले क्यों नहीं? सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप। न्यूज़ चैनल्स तो आपके जो कह रहे थे कि हाँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल थे वो जो बोल रहे थे कि युद्ध होने वाला था, हम पहले भी निकल सकते थे। सर जो भारत का राजदूतावास जो कीव में स्थित है, उन्होंने एडवाइजरी जारी की, लेकिन एडवाइजरी में सर उन्होंने ये नहीं लिखा कि आप लोग को जाना ही जाना, युद्ध की कंडीशन है आप लोग, उन्होंने लिखा कि एसेंशियल हो सर, मैं नॉन एसेंशियल नहीं हूँ। अगर वो सर ये कह देते कि आपको कंट्री लीव करना है तो हम सभी स्टूडेंट चले आते, वो हमारी यूनिवर्सिटी से बात कर लेते तो हम लोग चले आते। उधर सर हमारी यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी प्रॉब्लम थी कि सर वो लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाने के लिए एकदम वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, जबकि हमारा सेमेस्टर सर सिर्फ 19 डेज का ये सेमेस्टर, मैं 4th ईयर में तो लास्ट सेमेस्टर है, केवल 19 डेज का सेमेस्टर, अभी जून में सर हमारी छुट्टियां होने वाली थी। हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया, लेकिन बहुत सारी बात की और इंडियन एम्बेसी से भी मैंने बोला सर आप इनसे बात करें और ताकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दे थोड़े दिन के लिए। वैसे भी कोरोना काल में इतने दिन तक लंबी क्लासेस ऑनलाइन इन्होंने चलाई हैं, तो सर युद्ध की स्थिति तो ऑनलाइन कर दे, लेकिन वो सर ये सब बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कोई क्लियर कट सर हमें वो नहीं मिला, जबकि हमारे कुछ दोस्त जो विंटर की छुट्टियों में आए थे, मैंने इंडियन एम्बेसी से लगातार में कांटेक्ट में, उनको वापस आना था। उनके पेरेंट्स ने फोन किया कि यहाँ टीवी पे दिखा रहा कि बहुत सारा वार की कंडीशन है, मैं अपने बच्चों को भेजे कि ना भेजे, उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी से बात किया कि सर हमारे जो दोस्त विंटर की छुट्टियों में गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं, सर वार की कंडीशन है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई कंडीशन वार की तो अभी नहीं दिख रही, वो लोग वापस आना चाहे तो आ सकते थे। तो सर वो लोग 8 से 6 फरवरी से 10 फरवरी को यूक्रेन में पहुंचे थे इंडिया से सर। तो और उसके बाद में सर जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की, तो एडवाइजरी में कहीं किसी भी, आप मेरे पास तीनों एडवाइजरीज हैं, उन्होंने किसी एडवाइजरी में ये नहीं लिखा कि आप लोगों को क्लियर यहाँ पे युद्ध की कंडीशन है और जाना ही है। तो सर प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एफर्ट लगाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो भारत का राजदूतावास है वहाँ पे जो एम्बेसीज वर्क कर रही हैं, तो सर उनकी तरफ से मतलब बहुत सारे जो ऐसे जानकारी जो क्लियर नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो हमारे गार्जियन के तौर पे हैं, और जैसे कि सबको समझाते हैं वो उन लोगों को भी समझाएं कि आप लोगों को वहाँ पे भेजा गया, कृपया आप जिम्मेदारी सही से निभाएं। अभी आपकी मेडिकल लाइन की पढ़ाई पूरी है जी सर। अगर वहाँ यूक्रेन का माहौल जो सही होता है तो क्या आप दोबारा पढ़ाई करने के लिए? जी सर, मैं मेडिसिन का छात्र में, ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन सही होती जैसे ही होती हैं मैं तुरंत वापस जाऊंगा और अपनी पढ़ाई को वापस पूरी करके मैं अपने वतन को वापस आऊंगा। और जो अब हमारे देश की सरकार ने हमें विपरीत परिस्थितियों में वहाँ से निकाला है, तो सर हम भी अपने नेशन के लिए डॉक्टर होकर हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करेंगे। अवश्य बात सर, अच्छा करेंगे कि देश की उम्मीदें थी। हमारे मीडिया भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया, और उनके चैनल्स के संवाददाता भी वहाँ मौजूद थे जो समय समय पर हम लोगों से कॉन्टेक्ट में, टच में रहे और हमें सबसे दिखाया और हमारी बात सरकार कर रही है। मैं आपसे अंतिम सवाल करूँगा, आप मेडिकल की पढ़ाई यहाँ भारत में भी कर सकते थे, जी सर, आप यूक्रेन जाके क्यों? सर मेडिकल की पढ़ाई, बिल्कुल सही सवाल आपका, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हम होता है और उसमें सर 15 से 16 लाख बच्चे अपीयर्ड होते हैं। महज 35,000 सरकारी सीटें हैं और उसके बाद में सारी जो प्राइवेट सीटें तकरीबन जो भी 30 से 40,000 प्राइवेट सीट, पूरी सीट मिलाकर ये तकरीबन 80,000 सीट सीट्स होती हैं। तो सर जैसे कि सर हम लोग का जो सिलेक्शन होता है महज कुछ नंबरों से जब रह जाता है, तो हमें यहाँ गवर्नमेंट में ना होने की बजाय हमें यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बोला। जैसे कि मेरा भी यहाँ की कई सारी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, मेरा हो गया था, लेकिन सर यहाँ की फीसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण फीसेस सर यहाँ पे फीस पर ईयर फीस यहाँ पे 14 लाख से 15 लाख फीस है, प्लस 2 लाख हॉस्टल का फीस है, तकरीबन सर 17 से 18 लाख पर ईयर फीस है। तो सर हमारे लिए ये अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और सर मैं आपको बता दें कि जैसे सर ये नीट का कट ऑफ सर जाता है, मान लीजिए कट ऑफ गया 540, तो सर किसी बच्चे का 539 नंबर आया, मान लो 539 पे मेरिट क्लोज हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं सर कि 539 वाला बिल्कुल बेकार बच्चा है और वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। ठीक है सर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब 538 वाले बच्चे को जब प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे जो फीसेस है, आपको भी पता है कि प्राइवेट कॉलेजों की यहाँ की क्या फीसेस है, 15-20 लाख, डीम्ड यूनिवर्सिटी की पर ईयर 22 लाख फीस है।
तो सर अब यहाँ पे सर हमारे पास 1-1.5 करोड़ रुपए नहीं है कि जहाँ की हम सर इतनी महंगी फीस बियर कर पाए। मैं सर वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वहाँ पे मैंने किसी प्रकार का डोनेशन नहीं दिया और सर मैंने भी नीट क्वालिफाई करके सरकार के निर्देशानुसार गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से ही मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तो मैं वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सर। और सर मैं जो अपनी फीस है वो सर यहाँ की बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को सर। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुलदीप कुमार वर्मा थे, उनसे बात की वो किन परिस्थितियों से साथ यूक्रेन से फिर रोमानिया से फिर अपने भारत देश में आए। और सबसे बड़ी बात ये रही जो मोदी सरकार के द्वारा उनको सरकार ने जो साधन किए थे वो उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। आप देख रहे हैं रवि कुमार AS Pod न्यूज़ चैनल से रोशन कुमार के साथ। जैसा कि आपको पता है युद्ध होने वाला है, आप पहले भी आ सकते हैं, मगर एक अफवाह है या सच है ये आप बता दीजिए कि जो 27,000 की टिकट थी वो लगभग 70,000 की कर दी गई थी एयर इंडिया के द्वारा, क्या ये सत्य बात है? सर सबसे पहले जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट चलाई गई, जो इवैक्यूएशन के नाम पे जो फ्लाइट चली, जो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की तैयारी थी, वो जो 2-3 फ्लाइट 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख की जो फ्लाइट्स थी, तो बिल्कुल सर पहले तो एक खबर मिली कि ये फ्लाइट्स आएंगी, तो हम सभी ने सोचा कि एक इनका जेन्युइन प्राइस होगा, जैसे नॉर्मल फ्लाइट चल रही है उनका जैसे कतर एयरवेज फ्लाइट हो गई और ये सब जो फ्लाइट्स हैं इनका भी ऐसे नॉर्मल फेयर होगा जितना लेते हैं। लेकिन सर जब एयर इंडिया की फ्लाइट आई तो सर हम लोग को ये पता चला कि ये फ्लाइट जो है सर तकरीबन 65,000 चार्ज कर रही है। तो हमने इंडियन एम्बेसी को फोन किया वहाँ पे कि सर टिकट इसका बहुत महंगा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारी जो फ्लाइट इसका टिकट महंगा, आप चाहे तो कतर और फ्लाई दुबई और इन सब का टिकट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो एडवाइस जारी उसमें नीचे इन सब एयरवेज का नाम भी लिखा था। तो सर हमारे में से बहुत सारे दोस्तों ने फटाफट टिकट बुक किया तो 22 तारीख का कतर एयरवेज का। तो सर कतर एयरवेज थोड़ी देर में कतर एयरवेज फुल हो गया सर, जो भी एयरवेज थे फुल हो गए 27,000 की टिकट। अब सर 65,000 वाला भी, अब बच्चों को प्रॉब्लम थी 65,000 की भी सर, एक फ्लाइट थी वो भी फुल हो गई। तो अब सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, हम यही एक सवाल तो नहीं सर लेकिन कहना फिर भी चाहेंगे कि जब सेम डे को एयर इंडिया भी फ्लाइट थी और कतर एयरवेज भी थी, कतर एयरवेज ने मात्र 27,000 चार्ज किए और एयर इंडिया 65,000 चार्ज कर रही थी। तो हम ये नहीं कहते कि 65,000 चार्ज, लेकिन हम ये जानते जो सर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो जेन्युइन चार्ज है प्लीज आप वही लीजिए, जो जेन्युइन चार्ज वही लीजिए। वैसे तो टू वे का अगर आप कीव जाते हैं इंडिया से और वापस आते हैं टू वे टिकट तकरीबन 40 से 42,000 का टू वे टिकट आपको मिल जाता है, आने जाने का टू वे टिकट मिल जाता है। तो हम चाहते हैं सर 65,000 ना लेके आप कम से कम, मानता हूँ आपकी इधर से फ्लाइट खाली गई थी तो आप ले लेते 40-45,000 ले लेते, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये सर अनफेयर हुई कि आप 65,000 चार्ज कर रहे थे, जबकि नॉर्मल फ्लाइट 27,000 में सेम डे। और हमने भी फ्लाइट अपनी बुक कर रखी थी, इनकी जो बाकी की फ्लाइट्स थी एयर इंडिया जो और भी थी वो 65,000 चार्ज कर रही थी। तो हमने इंडियन एम्बेसी के निर्देशानुसार हमने दूसरी फ्लाइट्स भी बुक किया, जैसे उन्होंने बताया कि आप दूसरी भी कर सकते हैं, हमने किया। हमने कतर एयरवेज किया जो कि हमारी फ्लाइट मात्र 28,000 में थी, लेकिन सर अब एयर स्पेस बंद होने की वजह से ना ही सर कतर एयरवेज चल पा रही थी और ना ही एयर इंडिया चल पा रही थी। अच्छा, अब आने में आपका कितना खर्चा पड़ा? सर अब आने में तो बॉर्डर तक पहुंचने में हमारा जो खर्चा लगा खुद से लगा, और बाकी फिर हमें एयर इंडिया ने मतलब भारत सरकार ने हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया, भारत सरकार में बिना पैसे के फिर हमें वहाँ से यहाँ तक लाई। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमेशा सिचुएशन को देखते हुए अगर ये तैयारियां पहले से ही कर ली जाए तो इतनी सरकार को भी ना प्रॉब्लम होगी ना हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ बंकर में छुपे हैं, बेचारे छुप कर अपनी जान की परवाह कर रहे हैं। और जैसे कि आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन एम्बेसी जो मैं हर सवाल पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को या देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि जो सरकार के कार्य करने वाले थे सरकार ने पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाई। लेकिन वहाँ पे जो एम्बेसीज थी उनको ये सरकार को सही बिल्कुल जानकारी देनी चाहिए थी कि सर हम एक फ्लाइट 22 को, एक 24 को, एक 26 को कर रहे हैं, सर 15,000 भारतीय हैं। अगर सर युद्ध की स्थिति बनती है तो सर हम भले इनको फ्लाइट ना प्रोवाइड कर पाए, लेकिन सर जैसे कि दूसरी कंट्रीज ने, मोरक्कन्स ने, इजराइल ने और बाकी और देशों ने आसपास के कॉरिडोर्स जो पड़ोसी कंट्रीज थे उनके लिए खुलवा लिए थे, पहले से प्रिपेयर्ड थे। लेकिन हमारी जो एम्बेसीज थी ये बॉर्डर्स खुलवाने में काफी लेट थी। हमें चाहते थे कम से कम हम एक सुरक्षित प्लेस पे पहुंच जाएं, जैसे कि आप भी जानते हो
कि कोई भी कंट्री हो, जब कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो शरणार्थियों के लिए भी अपने गेट को खोल देता है। तो हमारी एम्बेसी अगर पहले से बात कर लेती कि सर अगर 15,000 बच्चों को नहीं निकाल पाए तो आस पड़ोस की जो बॉर्डर्स थे वो जो बाद में खोले गए, पोलैंड और हंगरी और मोल्डोवा, रोमानिया, इनसे पहले से अगर बात कर लेते, जो सर बातचीत करने में जो समय गया वो समय न जाता और हम समय से जो भगदड़ मची वो सर